नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी स्थापना दिवस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले सीएम धामी, कहा हर राज्य लागू करे ये कानून। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को 5% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के फैसले पर शासनादेश हुआ जारी। उत्तराखंड किसान मोर्चा ने किसानों की समस्याओं को लेकर लक्सर के बिजली घर पर दिया सांकेतिक धरना। 4 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम किया प्रेषित। सहकारी बैंकों में भर्ती घोटाले में जिला देहरादून सहकारी बैंक के प्रबंधन पर गिरी गाज। प्रशासनिक भवन हुआ सील, विपक्ष भी सरकार पर हमलावर। लक्सर पुलिस के हत्याचोरा ट्रैक्टर ट्रॉलियों का लुटेरा एक फरार। बीजेपी ने कल अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस खास मौके पर एक बार फिर से सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। सीएम धामी ने कहा कि 12 फरवरी 2022 को उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो संकल्प लिया था उसे वो हर हाल में पूरा करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश गंगा का प्रदेश है, ये देवभूमि है, ये धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। सीएम धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश सबसे अलग है, इसलिए हमारे यहाँ धर्म, मजहब, जाति, समुदाय, संप्रदाय से अलग कानून बनना चाहिए। उन्होंने कहा इसके लिए हमने शुरुआत कर दिया और हमने पहली कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव पास किया है। मैंने 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की जनता के समक्ष एक संकल्प लिया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, क्योंकि हमारा प्रदेश ये गंगा का प्रदेश है, ये देवभूमि है, धर्म अध्यात्म का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है। प्रत्येक घर से हमारे यहाँ कोई न कोई बेटा है, बेटी है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, कोई न कोई किसी न किसी के परिवार से सीधे कहीं न कहीं सेना से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर किसी न किसी स्थान पर, चाहे कोई स्थान हो, सेना हो या अर्धसैनिक बल हो, कहीं न कहीं अपनी सेवा दे रहे हैं। और हमारा राज्य 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है, तो इस प्रदेश के अंदर धर्म, मजहब, पंथ, जाति, समुदाय सबसे अलग हमारे यहाँ का कानून बनना चाहिए। और हमने शुरुआत की है कि संविधान की धारा 44 में भी इसका उल्लेख है कि राज्यों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बार बार राज्य सरकारों को निर्देशित भी किया है कि राज्य के अंदर एक समान कानून होना चाहिए। उसको लेकर जो संकल्प हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा था, हमने पहले कैबिनेट की बैठक में, पहले मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, उस बैठक में हमने पूरा उसका नोट बनाकर उसको एक सर्वसम्मति से आगे बढ़ा दिया है। जल्दी हम उसमें कमेटी बनाने वाले हैं, उसमें हम विधि विशेषज्ञों को लेने वाले हैं, स्टेक होल्डर्स को लेने वाले हैं और सबकी सहमति से उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून बनाने वाले हैं। सबका एक समान कानून होगा और हम अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि जैसे उत्तराखंड आगे बढ़ा है, उसी तरीके से हिंदुस्तान का हर राज्य आगे बढ़े और हर राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने देहरादून में भाजपा का 42वां स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया गया। पूरे प्रदेश में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर भाजपा का झंडारोहण किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन मंत्री अजय कुमार के साथ बीजेपी के प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर झंडारोहण किया। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मसूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता मसूरी के तिलक मेमोरियल के प्रांगण में एकत्रित हुए और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से जुड़े मदन मोहन शर्मा ने बताया कि वे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से जुड़े हुए हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति के तहत काम करती है। पहले तो मैं 42वें स्थापना दिवस पर सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और निरंतर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज में रहकर कार्य करते हैं, उसी का फलस्वरूप है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, आपने देखा होगा
कि उन्होंने कहा है कि वो भी एक कार्यकर्ता हैं और जो आदेश पार्टी का होगा वो पूरे जोर शोर से मेहनत से उसको करेंगे। तो मैं मानता हूं चाहे केंद्र के पदाधिकारी हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे जिले के हों, चाहे मंडल के हों, सभी लोग कार्यकर्ता हैं। वो अलग बात है किसी को कोई दायित्व मिला है, किसी को कोई दायित्व है, लेकिन सभी लोग कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं की फलस्वरूप आपने देखा होगा, चाहे आपदा का समय रहा हो, चाहे कोरोना का समय रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने समाज में जाकर उनके जो भी चाहे राशन की बात हो, चाहे अन्य सामग्री की बात हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन की बात हो, निरंतर वो समाज के बीच में रहें। मैं नहीं मानता कि किसी और पार्टी के लोग इसमें कहीं शामिल रहे होंगे। यही 24/7/365 की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, निरंतर इसी की वजह से आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, और उससे सबका साथ जो मिल रहा है, तो निरंतर इसी पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और अंतिम छोर में अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर जाए, ये मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और इसीलिए आज आप लगातार देख रहे होंगे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर मैं अपनी उन यादों को, उन स्मृतियों को पुनः ताज़ा कर पा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी उस समय जनता दल के साथ संसद में और विधानसभाओं में कार्य कर रही थी, लेकिन दोहरी सदस्यता का सवाल उठा और दोहरी सदस्यता के विषय पर हमारे दल के जो शीर्ष नेता थे उन्होंने तय किया कि हम ऐसे संगठन में नहीं रह सकते कि जहां हमारे मूल संगठन को हम या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए आपत्ति दर्ज की जाती हो। तो तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अलग से की जाएगी और आज के दिन पूरे भारत से डेलीगेशंस दिल्ली में एकत्र हुए। दिल्ली का जो प्रगति मैदान है, वहाँ जो हॉल ऑफ नेशंस है, वहाँ ये बैठक हुई। मसूरी से भी 5 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल उस बैठक में सम्मिलित होने के लिए गया था। उस प्रतिनिधिमंडल में गर्व है कि 5 में से 1 सदस्य मैं था। दुर्भाग्य ये है कि उन बाकी 4 जो मेरे साथ गए थे वो आज इस संसार में नहीं है, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए। लेकिन हम लोगों ने जो पौधा लगाया था वो आज एक वट वृक्ष के रूप में मसूरी में और पूरे भारत में फैला हुआ है और 12 राज्यों में, उत्तराखंड के अलावा 12 राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। ये बड़ा ही गर्व का विषय है और तन मन धन से जिन कार्यकर्ताओं ने इस वृक्ष को सींचा है, मेरा भी योगदान पिछले 42 वर्षों से इस संगठन को मजबूत करने। कर्णप्रयाग में भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और आज 6 अप्रैल 2022 को हम 42वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारे जिन नेतृत्व के कारण, जिन नेताओं ने अपना त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण आज ये पार्टी इस स्तर पर पहुंची है कि नंबर 1 विश्व की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसके स्थापना दिवस मनाने के समय मैं समझता हूं कि हम सब कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारे नेताओं को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी आज इस स्तर पर पहुंची है। हमारे जो नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, अमित शाह जी और सभी शीर्ष नेतृत्व, अपने प्रदेश नेतृत्व का भी आभार कि उनके नेतृत्व में आज निरंतर भारतीय जनता पार्टी प्रगति की ओर बढ़ रही है। जनता पार्टी का 42वां राज्य स्थापना दिवस था और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ और छोटे से छोटा और बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और आज से 20 तारीख तक के भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति बस्तियों में सफाई अभियान में और नदी किनारे कई तरह की सफाइयाँ वगैरह और सामाजिक कार्यों में और कई तरह की भूमिकाएं निभाई। हमेशा से ही अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। हाल ही में हरीश रावत ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हारे हुए व्यक्ति में कोई रुचि नहीं रखता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी उनके प्रति कोई रुचि न दिखाने की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस में भी मुझ पर रुचि घटती जा रही है, पता नहीं कितने दिन कांग्रेस मुझे अपने से जोड़े रखना चाहती है। आगे उन्होंने लिखा है कि धीरे धीरे उनके बहुत सारे मित्र घटते जा रहे हैं। अब इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या हरीश रावत जल्द ही कांग्रेस को अलविदा
अलविदा कहने वाले हैं या फिर कांग्रेस अपना हाथ हरीश रावत के सर से उठाने वाली है। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को 5% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के फैसले पर शासनादेश जारी कर दिया गया है। इससे पूर्व आदेश के बाद भी नौकरियों में आरक्षण देने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन सरकार की ओर से इस दिशा में जीओ जारी कर दिशा निर्देश स्पष्ट कर दिए गए। सरकार की ओर से जारी किए गए शासनादेश के अनुसार ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु उनके जन्म के 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा असमंजस अनाथ बच्चों की जाति को लेकर था, क्योंकि आदेश में कहा गया था कि वो अनाथ बच्चे जिस श्रेणी के होंगे उसी में उन्हें 5% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अनाथ आश्रमों में रह रहे ऐसे बच्चे जिनकी जाति के बारे में जानकारी नहीं होगी, उन्हें अनारक्षित वर्ग में 5% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जिन बच्चों की जाति का पता होगा उन्हें उनकी श्रेणी जैसे SC, ST, OBC आदि में 5% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। शासन ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर 5% क्षैतिज आरक्षण के पदों पर कोई नहीं आता तो उन पदों को संबंधित श्रेणी में मानते हुए भर दिया जाएगा। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर घोटाले की जांच शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि भर्ती घोटाला देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल में हुआ था। प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 423 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक के बाद गड़बड़ियों की शिकायत के लिए सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर शासन की ओर से 2 सदस्यीय जाँच कमेटी बनाई गयी है। उप निबंधक अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल नीरज बैलवाल की अध्यक्षता में बनी कमेटी सोमवार को जिला सहकारी बैंक देहरादून में जाँच के लिए पहुंची। इस दौरान टीम को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इस पर जांच टीम ने बैंक के प्रशासनिक भवन को सील कर दिया। नीरज बेलवाल ने कहा कि जांच के दौरान दस्तावेजों से छेड़छाड़ नहीं किया सके, इसके लिए कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है कि इस जांच की आज कई अधिकारियों की गिरेबान तक पहुंच सकती है। टीम के संदेह के घेरे में कई अधिकारी हैं। हालांकि अभी तक जांच टीम ने किसी भी अधिकारी का नाम उजागर नहीं किया है। वहीं इस कथित भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि सरकार होनहार युवाओं का हक मार रही है और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही है। गरिमा दसोनी ने कहा कि ये पूरा मामला पहले ही सामने आ गया था। इसके बाद नियुक्तियों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन सहकारी बैंकों के प्रबंधकों ने सरकारी आदेश को तर्क पर रखकर नया खेल खेला और इस भर्ती घोटाले को अंजाम दिया। इस घोटाले के साथ इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये सब किसके इशारे पर किया गया है। वहीं इस मामले में चल रही जांच प्रक्रिया में निबंधक आलोक कुमार पांडे ने सभी जनपदों में तैनात सचिवों के स्थानांतरण का पत्र जारी किया है ताकि जाँच प्रभावित न हो। आपको बता दें कि सबसे पहले पहाड़ TV ने इन भर्ती घोटालों का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद अब जांच की कार्यवाही चल रही है। आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा निदेशालय के समस्त कर्मचारियों ने शासन के एक तुगलकी फरमान के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आयुर्वेदिक यूनानी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का कहना है कि आयुष उत्तराखंड शासन चंद्रेश यादव द्वारा 31 मार्च 2022 को जारी किए गए आदेश के मुताबिक आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा निदेशालय के समस्त कार्मिकों के वेतन के आहरण पर तुगलकी फरमान जारी कर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि संगठन का कहना है कि उत्तराखंड राज्य गठन के उपरांत जिन कार्मिकों के द्वारा निदेशालय के कार्यों के कुशल संचालन के लिए विगत 22 वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान की गई है और जिनका वेतन निदेशालय में रिक्त पदों के विरुद्ध नियम अनुसार आहरित किया जाता रहा है, उनको साजिश अनियमित मानते हुए अफसरशाही का प्रयोग करते हुए कोषागार से वेतन आहरण पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया है। संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया है कि तत्काल तुगलकी फरमान संबंधी आदेश को समाप्त किया जाए, जिससे कार्मिक पूर्ण मनोयोग से शासकीय कार्यों का निस्तारण कर सके। उत्तराखंड किसान मोर्चा ने किसानों की समस्याओं को लेकर लक्सर के बिजली घर पर एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी प्रदेश में रहने वाले लोग और यहाँ के किसानों को इसका उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभाग द्वारा बिजली की कटौती के कारण किसान काफी परेशान है। सरकार के द्वारा बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के चलते क्षेत्र के लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। किसान मोर्चा ने बताया कि उत्तराखंड की सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि करके किसान और यहाँ जनता का शोषण किया जा रहा है, जिससे जनता में काफी रोष है। धरने पर बैठे किसानों ने सरकार द्वारा की गई बिजली दरों में की गई वृद्धि को वापस किए जाने, ट्यूबवेल के लिए बिजली मुफ्त कराए जाने, घरेलू बिलों में छूट दिए जाने सहित उत्तराखंड प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी जाने के संबंध में अपनी 4 सूत्री मांगों का मांग पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम प्रेषित किया है। बिजली घर में जो धरना है लक्सर में, वो इस बात को लेकर कि उत्तराखंड प्रदेश जो है ऊर्जा प्रदेश है। इसमें बिजली किसान को जो है वो नलकूप पर फ्री मिलनी चाहिए, जैसे पंजाब और हरियाणा में किसानों को नलकूप की बिजली फ्री दी जाती है। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों स्टेटों में चुनाव हुए हैं। उनमें उत्तर प्रदेश बीजेपी पार्टी का जो घोषणा पत्र था, उन्होंने कहा था कि हम जो हैं घरेलू बिजली पर 50% छूट देंगे। तो उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली पर 50% छूट मिल रही है।
लेकिन उत्तराखंड प्रदेश में घरेलू बिजली पर कोई छूट नहीं है। ऊपर से अभी एक सप्ताह पहले बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। जब ये ऊर्जा प्रदेश है और अन्य प्रदेशों को ये बिजली सप्लाई कर रहा है, तो कम से कम उत्तराखंड के जो जनता है उसे तो बिजली में कम से कम राहत मिले, छूट मिले। तो उसको लेकर ये आज जो है एक धरना रुड़की में एक्शन के यहाँ और एक जो है लक्सर में एक्शन के यहाँ। उत्तराखंड किसान मोर्चा अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है और उसमें जो मुख्य मांग है, जिस तरह से उत्तराखंड सरकार बनने के बाद में उत्तराखंड सरकार ने लोगों के साथ में एक अन्याय उन्हें ठगने का काम किया। जिस तरह से ऊर्जा प्रदेश होते हुए भी यहाँ बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई, तो ये जनता के साथ में एक अन्याय है और उत्तराखंड किसान मोर्चा अपनी मांग करता है कि इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा वापस किया जाए। इसी मांग को लेकर आज यहाँ धरना प्रदर्शन है और अन्य प्रदेशों की भांति जिस तरह से उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार ने किसानों को राहत देते हुए, बहुत बड़ी राहत देते हुए, जो नलकूप हैं किसानों को वहाँ बिजली मुफ्त देने का काम किया, उत्तराखंड सरकार भी उसी की तर्ज पर यहाँ किसानों को बिजली मुफ्त देने का काम करे। ये सबसे बड़ी मांग आज उत्तराखंड किसान मोर्चे की है। अन्यथा उत्तराखंड किसान मोर्चा यहाँ से जो एक आंदोलन बाध्य करने के लिए बाध्य होगा और एक उग्र आंदोलन। महानिर्वाणी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज की शिष्य साध्वी चिदानंद मई अपने गुरु पर मुकदमा दर्ज होने के बाद मीडिया के सामने आई और अपने ही माता पिता और कुछ लोगों पर गुरु को बदनाम करने और स्वयं की जान को खतरा बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साध्वी चिदानंद मई ने कहा कि कुछ लोग उनके गुरु प्रखर जी महाराज को बदनाम करने और उनकी संपत्ति कब्जाना चाहते हैं और इसमें उनके माता पिता भी मिले हुए हैं, क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने कानपुर में अपना घर छोड़कर संन्यास ले लिया था और उनके माता पिता को ये बात पसंद नहीं आई थी, जबकि संन्यास लेने के बाद उनके गुरु प्रखर जी महाराज उनके संरक्षण हैं। आपको बता दें कि कानपुर में हाल ही में महानिर्वाणी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज के खिलाफ साध्वी की मां ने मुकदमा दर्ज करवाया है और उन पर गंभीर आरोप लगाकर बेटी का शोषण करने और हरिद्वार स्थित अपने आश्रम में जबरन रखने का आरोप लगाया है, जिसके बाद साध्वी चिदानंद मई ने अपने ही माता पिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने गुरु का बचाव किया है और कहा है कि उनकी जान को खतरा है। साध्वी ने कानपुर पुलिस पर भी मिलीभगत के आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी उनके माता पिता ने ये साजिश की थी और मुकदमा करवाया था, जिसकी जांच में कानपुर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। ऐसे में एक बार फिर से ये मुकदमा मिलीभगत की ओर इशारा करता है। जो आरोप लगे हैं उसके लिए हम हाईकोर्ट में पुनः जाएंगे। हमने डिफेमेशन के लिए केस फाइल कर रहे हैं और एक रेस्ट्रेन ऑर्डर भी उन तक जाएगा कि वो इस प्रकार के बयान आगे चल के ना दे और आवश्यकता अब आ चुकी है कि चुप ना बैठा जाए। अब जो भी पूर्वाश्रम के माता पिता साथ लोग, पहले तो पूर्वाश्रम के माता पिता और उनके साथ यदि कोई जुड़े हैं, जो कि जुड़े होंगे, उन सब पे कार्रवाई करके आवश्यकता पड़ने पर उनको जेल तक भिजवाया जाएगा। आरंभिक पहल सोसाइटी द्वारा बीते वर्ष अगस्त 2021 में महानगर देहरादून को लेकर प्रण लिया गया था कि ये एनजीओ अपने सदस्यों और स्वयंसेवकों की मदद से यहाँ पर मलिन बस्तियों और रोड साइड जो अपने डेली जीवन यापन करने के लिए जरूरतमंद कपड़े लेने में असमर्थ हैं, उन तक पूर्ण मात्रा में कपड़े पहुँचाने के सपने को साकार करेगी। और इस एनजीओ के अध्यक्ष शिवम राणा का कहना है, हमें बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारी पूरी टीम आरंभ ने बीती 3 अप्रैल को विभिन्न जगह जैसे परेड ग्राउंड, गांधी पार्क, बिंदाल पुल, लखीबाग, दूनो हॉस्पिटल, सहारनपुर चौक आदि में वस्त्र दान करके इस लक्ष्य को पूर्ण हासिल कर लिया है। और ये देहरादून का पहला एनजीओ है जिसने पूरे देहरादून को एक ऐसा शहर बनाने की जिम्मेदारी ली है जहाँ कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास अपने दैनिक जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त कपड़े न हो। लक्सर क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की चोरियों ने पुलिस के नाक में दम किया हुआ था, मगर अब पुलिस इसे लेकर सख्त एक्शन के मूड में उतरी है। लक्सर पुलिस द्वारा मुखबिर तंत्र की मुस्तैद और सक्रियता भी आखिरकार रंग लाई है। दरअसल लक्सर के कोतवाली यशपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में अन्य पुलिस टीम द्वारा चलाई जा रहे जांच अभियान के दौरान कोतवाली क्षेत्र के एथल गांव के पास एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया। वहीं दौरान पुलिस द्वारा घेराबंदी कर उसे चालक सहित धर दबोच लिया, मगर उस पर सवार दूसरा व्यक्ति मौके से फरार हो गया। लक्सर पुलिस द्वारा दबोचे हुए भादराबाद थाना क्षेत्र अंगत बूढ़ा हेडी नामक गांव निवासी एक युवक को जब कोतवाली लाया गया तो पुलिस की पूछताछ में खुलासे दर खुलासे होने लगे, क्योंकि इन लुटेरों द्वारा पूर्व में भी कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों की चोरियां की गई थी। फिलहाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी को हवालात भेज दिया गया है। अन्य फरार की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है।
चैत्र नवरात्र में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। रामनगर में कोसी नदी की दो धाराओं के बीच एक टीले में स्थित गिरिजा देवी मंदिर में भी दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लिए पहुंच रहे हैं। इन दिनों यहां सुबह 4 बजे से ही भक्तों का जमावड़ा लग रहा है, जो मां के दर्शनों के लिए यहां आ रहे हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में राजा विराट ने यहाँ देवी की तपस्या की थी, तब से ही इस टीले में शक्ति पुंज की स्थापना हुई है। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से मनोकामना लेकर आता है, माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। मंदिर बहुत अच्छा है, माता का बड़े प्राचीन तरीके से बना हुआ है। जो दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में माता, जो गंगा माता बह रही है बीच में माता, यहाँ श्रद्धालु की भीड़ लगी रहती है। माता का मंदिर जो भी मन्नत मांगता है यहाँ पूरी होती है। अपने कारोबार के लिए जैसी के सब श्रद्धा से अपने आते हैं, यहाँ नंगे पैर चल के जाते हैं, माता रानी के माथा टेकते हैं और बहुत दूर दराज से यहाँ के व्यक्ति आते हैं यहाँ। जी हमारी भी मनोकामना है, हमारे बच्चे ठीक ठाक रहें, कारोबार में उन्नति हो, हमारे मन की इच्छा रहती सभी की। जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर हुए घोटाले को लेकर जांच कमेटी गठित कर घोटाले की जांच शुरू हो गई है, जिसके चलते कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक वंदना श्रीवास्तव का सेवा विस्तार समाप्त कर दिया गया है और 100 सिंह को प्रबंधक नियुक्त किया गया है। बद्रीनाथ धाम के प्रमुख पड़ाव जोशीमठ में चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर भगवती की महापूजा की जा रही है। पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार सहस्त्र कन्या पूजन के उपलक्ष्य में कन्याओं का पूजन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक दिन 100 कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।